टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इसोफेजियल ट्यूमर्स। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो है इसोफेजियल ट्यूमर्स या फिर इसोफेजियल कैंसर्स भी बोलते हैं इसको, या फिर इसोफेजियल मैलिग्नेंसी भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसोफेजियल मैलिग्नेंसी जो होता है पर्टिकुलरली दो तरह का होता है, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और भी अदर टाइप्स के भी इसोफेजियल मैलिग्नेंसी होते हैं, बट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो एडिनोकार्सिनोमा है और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। तो इस वीडियो में हम लोग एडिनोकार्सिनोमा देख लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पढ़ लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि वीडियो का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो एडिनोकार्सिनोमा जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका रिस्क फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं। रिस्क फैक्टर्स के बाद हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं और मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस ही नहीं माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे। तो ग्रॉस और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी देख लेंगे। एंड देन कि पेशेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस कैसे प्रेजेंट करेगा, आपके पास क्या क्या फीचर्स लेके आएगा, तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और डायग्नोसिस क्या हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा का वो देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा जो होता है उसका मोस्ट कॉमन साइड क्या होता है, लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में होता है, ठीक है। जबकि वही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइड क्या है, मिडिल 1/3 ऑफ इसोफेगस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो होता है ना वो मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द केसेस कहाँ पे होता है, मिडिल 1/3 में होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन होता है मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस, उसका 30% ऑफ द केसेस 1/3 नीचे लोअर 1/3 में होता है और उसका 20% केसेस 1/3 में होता है। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइड क्या है, मिडिल 1/3 ऑफ द इसोफेगस। अब तो ओरिएंटेशन तो आपको पहले ही बता दी, रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड देन डायग्नोसिस। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस में सबसे पहले क्या है, रिस्क फैक्टर देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रोन है किसके लिए, आपका एडिनोकार्सिनोमा के लिए। तो सबसे पहले बैरेट इसोफेगस जो होता है वो एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है आपका एडिनोकार्सिनोमा, जिसको हम लोग पहले की वीडियो में भी बताएं कि जैसे जब बैरेट इसोफेगस का जो वीडियो था उसमें भी आप लोगों को बताएं कि बैरेट इसोफेगस जो है वो रिस्क फैक्टर है आपका एडिनोकार्सिनोमा के लिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर आपको मिल जाएगा वो है ओबेसिटी एसोसिएटेड विथ GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। खाली ओबेसिटी अगर रहा एलोन तो वो रिस्क फैक्टर नहीं है एडिनोकार्सिनोमा के लिए, बट ओबेसिटी एसोसिएटेड विथ आपका जो है GERD के साथ वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है एडिनोकार्सिनोमा के लिए। देन अगर रेडिएशन एक्सपोजर है, टोबैको यूज है, जेंडर, हाँ जेंडर में आपको एक चीज देखना है कि इट इज मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, कॉमन है आपका एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। और अगर कॉकेशियन रेस है तो उसमें इवन मोर कॉमन हो जाता है आपका एडिनोकार्सिनोमा। एंड देन आपका कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क को कम करते हैं, क्या रिस्क को कम करते हैं। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर कोई खा रहा है तो उसको लेस रिस्क है एडिनोकार्सिनोमा डेवलप करने का। देन नेक्स्ट जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि एडिनोकार्सिनोमा के लिए जो H पाइलोरी इन्फेक्शन है वो प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर किसी को H पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसको जो है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस डेवलप करने का लेस चांसेस है। अब ये होगा कैसे, जब H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है किसी को तो वहां पे म्यूकोजा का जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा का एट्रोपी होता है। तो क्या होता है, गैस्ट्रिक एट्रोपी होता है। अगर गैस्ट्रिक एट्रोपी होगा, 1 मिनट देखिए, अगर आपका गैस्ट्रिक एट्रोपी होगा तो एसिड रिलीज जो होगा ना वो कम होगा, ठीक है, देयर इज डिक्रीज एसिड रिलीज। अगर एसिड रिलीज ही कम होगा तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मतलब एसिड रिफ्लक्स भी कम होगा। और अगर एसिड रिफ्लक्स कम होगा तो यहाँ बैरेट इसोफेगस होने का चांसेस कम है, और बैरेट इसोफेगस होने का ही चांसेस कम है तो एडिनोकार्सिनोमा का भी रिस्क आपका कम हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि H पाइलोरी जो होता है तो वो डिक्रीज रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे रिस्क फैक्टर कंप्लीट होता है। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब देन रिस्क फैक्टर के हम लोग बात पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस जो है कि आपका एडिनोकार्सिनोमा का वो सिंपली आपका होता है स्टेप वाइज एक्युमुलेशन, मतलब ये जेनेटिक और एपिजेनेटिक अल्टरेशन की वजह से होता है। तो मेन पैथोजेनेसिस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा इज ड्यू टू स्टेप वाइज एक्युमुलेशन होता है, किस चीज़ का, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक अल्टरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बैरेट इसोफेगस डेवलप करता है ये एक तरह का क्या है, मेटाप्लेजिया है।
जो बैरेट इसोफेगस है वो एक तरह का क्या है, मेटाप्लेजिया है। जबकि वो ये अगर लॉन्ग इंजरी जो है मतलब गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स जो है वो कंटिन्यू करेगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो मेटाप्लेजिया जो है डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट कर सकता है, और फर्दर अगर इंजरी फिर भी लगा रहा तो वो एडिनोकार्सिनोमा में भी चेंज कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर अल्टरेशन क्या क्या मिलेगा आपका एडिनोकार्सिनोमा में, तो आपको डाउन रेगुलेशन देखने को मिलेगा और एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। डाउन रेगुलेशन किस चीज़ का देखने को मिलेगा, डाउन रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा ट्यूमर सप्रेसर जीन का। किस चीज़ का, ट्यूमर सप्रेशन जीन का डाउन रेगुलेशन देखने को मिलेगा। और आपका एम्प्लीफिकेशन जो है, एम्प्लीफिकेशन किसका मिलेगा, प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन का आपको एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज डाउन रेगुलेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन। ट्यूमर सप्रेशन जीन में पर्टिकुलरली जो है P53 और CDK N2A में एम्प्लीफिकेशन किसका मिलेगा, आपका प्रोटोऑन्कोजीन का एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे EGFR2 हो जाएगा, ERB2 जीन में मिलेगा, साइक्लिन D1E में एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। तो यही आपका पैथोजेनेसिस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा था। आप चाहें तो इसका नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पैथोजेनेसिस के बाद मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी आप जब देखिएगा, तो मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है, लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस जो होता है वो मोस्ट कॉमन है किसके लिए, आपका एडिनोकार्सिनोमा के लिए। ठीक, सबसे फिर अब हम लोग ग्रॉस में क्या देखने वाले कि ग्रॉस में जो है कैसा मिलता है। तो ग्रॉस में जो एडिनोकार्सिनोमा है वो तो आपको या तो फ्लैट या फिर रेस्ड पैचेस के फॉर्म में मिलेगा, जो कि लार्ज मासेस फॉर्म करता है। कभी कभी ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है जब एट द टाइम ऑफ डायग्नोस किया जाता है। और ये ट्यूमर जो होगा वो दो तरह का हो जाता है, आपका इनफिल्ट्रेट डिफ्यूज या फिर अल्सरेटिव टाइप का। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव भी लिखते हैं। ठीक है, डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव भी इसको लिखते हैं, और इसको अल्सरेटिव भी लिखते हैं। ठीक है, तो दो तरह का हो गया ये, एक तो डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव टाइप और अल्सरेटिव टाइप। ठीक है, तो ये दो तरह का फ्लैट रेस्ट पैचेस आपको देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो उसका यहाँ पे इसका ग्रॉस पिक्चर दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका क्लियर कट डिमार्केशन देखने को मिल रहा है किसमें, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसोफेगस का पार्ट है, और ये डाउनवर्ड जो पार्ट है गैस्ट्रिक कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लूकोजा का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डिमार्केशन देखने को मिल रहा है गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन का, किसका, गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन का। तो इसके मतलब क्या, जो आपको बोला गया था ना कि एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो कहाँ पे कॉमन होता है, लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस। तो इसलिए आपको ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन देखने का जरूरत है, क्योंकि ये आपको लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस पे ही मिलता है। तो आप यहाँ पे, और आपको क्या हम बताए थे पहले कि यहाँ पे आपको फ्लैट एंड रेस्ट पैचेस मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लैट एंड रेस्ट पैचेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एडिनोकार्सिनोमा का ये पैच है, देखिए ये दिख रहा है। तो इसी को ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप मतलब ग्रॉस फीचर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बगल में जो दिया गया है जस्ट अपोजिट ये पिक्चर जो है ये आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपको कहाँ पे बोले थे कि मोस्ट कॉमन है मिडिल 1/3 में, कहाँ पे मिडिल 1/3 में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल 1/3 में क्या मिल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्चर मिल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिनोकार्सिनोमा का डायग्राम है, मतलब ग्रॉस पिक्चर है। एंडोस्कोपी करने पे ये वाला जो है आपका किस चीज का पिक्चर है, ये आपका यहाँ का इसका सेल कार्सिनोमा का पिक्चर। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोपी में क्या मिलता है। तो माइक्रोस्कोपी में आपको, हाँ यहाँ पे आप देखिए कि एडिनोकार्सिनोमा जो वर्ड है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा में एडिनो वर्ड का क्या मतलब होता है, एडिनो वर्ड का मतलब होता है ग्लैंड। ठीक है, और कार्सिनोमा का तो मतलब आपको पता है, ये कार्सिनोमा मतलब कैंसर या मैलिग्नेंसी। तो अगर कार्सिनोमा ऑफ द ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो नाम में ही अगर लिखा हुआ है कि ग्लैंड का ये कार्सिनोमा है, तो ग्लैंड फॉर्मेशन तो होगा ही। तो माइक्रोस्कोपी में आपको क्या मिलेगा, ग्लैंड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो यहाँ पे जो ग्लैंड बनेंगे वो इंटेस्टिनल टाइप का बनेगा। और आपको पता होगा कि इंटेस्टिनल टाइप का ग्लैंड्स में आपको गॉबलेट सेल देखने को मिलता है, और वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन होता है। तो ये म्यूसिन प्रोड्यूस करेगा। और आपको हम इसके पहले के वीडियो में बताए थे कि म्यूसिन के लिए जो स्टेन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एल्सियन ब्लू स्टेन होता है। और तो जो ये होगा यहाँ पे आपको एल्सियन ब्लू पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, दूसरा फीचर जो आपको देखने को मिलता है वो सिग्नेट रिंग सेल मिलेगा, सॉरी
तो यहाँ पे जो आपको सिग्नेट रिंग मिलेगा तो वो सिग्नेट रिंग कैसा हो दिखता है, सिग्नेट रिंग होता क्या है। तो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव टाइप में आपको सिग्नेट रिंग देखने को मिलेगा। तो सिग्नेट रिंग एक पर्टिकुलर जब म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जब गॉबलेट सेल में या ग्लैंड फॉर्मेशन में म्यूकस प्रोडक्शन होता है, तो जो न्यूक्लियस मिडिल में होता है ना, वो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से फेरी फेरी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेरी फेरी में चला जाता है। तो इसके वजह से एक तरह का ये रिंग अपीयरेंस देता है। कौन सा? ये देखिए, जो आप लोग अंगूठी पहनते नहीं है, यहाँ पे जो अंगूठी होता है, ये देखिए, ये जो अंगूठी होता है कि पूरा गोल अंगूठी रहता है और यहाँ पे एक पत्थर रहता है, ठीक है, कोई भी स्टोन रहता है, तो उस तरह का जो होता है सिग्नेट रिंग के तरह दिखता है। तो ये इस तरह का आपको एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि म्यूकस जो फॉर्म होता है ना, तो वो म्यूकस की वजह से जो न्यूक्लियाई होता है वो फेरी फेरी की तरफ चला जाता है, पुश के हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो पुअर डिफरेंशिएशन। तो तीन चीज आपको माइक्रोस्कोप में याद रखना है। ग्लैंड फॉर्मेशन मिलता है, ग्लैंड फॉर्मेशन की वजह से म्यूकस फॉर्मेशन होता है, ठीक। सिग्नेट रिंग सेल देखने को मिलेगा, मतलब कि न्यूक्लियस ड्यू टू म्यूसिन प्रोडक्शन न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड्स द फेरीफेरी। पुअर डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो ये माइक्रोस्कोपी दिख रहा है ये आपको एडिनोकार्सिनोमा का है, इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का माइक्रोस्कोपी है। तो आपको क्या ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक ग्लैंड है, ये यहाँ पे एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है। तो यहाँ पे आपको एडिनोकार्सिनोमा में क्या मिलता है? ग्लैंड फॉर्मेशन मिलता है। और ग्लैंड फॉर्मेशन में आपको म्यूसिन, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये म्यूसिन है, ये सब क्या म्यूसिन, तो ये ग्लैंड हो गया और इसके अंदर क्या हो गया? म्यूसिन हो गया। तो दीज आर द ग्लैंड फॉर्मेशन। तो आपको तो ग्लैंड फॉर्मेशन हो गया, अंदर म्यूसिन प्रोडक्शन हो गया, इसलिए एल्सियन ब्लू स्टेन पॉजिटिव होगा। और दूसरा बात, तो फिर इसको एडिनोकार्सिनोमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको बैक टू बैक ग्लैंड फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक ग्लैंड मिला, इसके जस्ट बगल में एक ग्लैंड मिला, इसके जस्ट बगल में ग्लैंड मिला, यहाँ पे एक ग्लैंड मिला। तो यहाँ पे बैक टू बैक ग्लैंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है एडिनोकार्सिनोमा में। तो आई थिंक इसके बाद आपको माइक्रोस्कोपी भी समझ में आ गया होगा, और आगे से अगर एडिनोकार्सिनोमा का स्लाइड है तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी देखने के बाद हम लोग क्लिनिकल फीचर देखेंगे। तो क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा में आपको फ्लैट रेस्ड पैचेस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग आ सकता है, मतलब जो होता है खाना निगलने में, मतलब खाने में आपको दिक्कत आएगा। तो वहाँ पे डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग को क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। वही अगर पेन आ रहा है स्वेलोइंग में तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडाइनोफेजिया। तो दो अलग अलग टर्म है। अगर पेन आता है स्वेलोइंग मतलब खाना निगलने में तो उसको ऑडाइनोफेजिया बोलते हैं, और वही अगर आपको डिफिकल्टी आ रहा है स्वेलोइंग में तो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। दूसरा जो आपको फीचर्स मिल सकता है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस देखने को मिल सकता है। हेमाटिमेसिस, हाँ, हेमाटिमेसिस का मतलब होता है अगर आपको वोमिटिंग में ब्लड अगर आता है, वोमिटिंग के टाइम अगर वोमिट में ब्लड आ रहा है तो उसको हेमाटिमेसिस बोलते हैं। एक और टर्म होता है आपका हेमोप्टाइसिस, अगर कफ करने के दौरान अगर ब्लड आता है तो उसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। और वही अगर आपको वोमिटिंग करने के टाइम अगर ब्लड आता है तो उसको हेमाटिमेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हेमाटिमेसिस देखने को मिलेगा। दूसरा वोमिटिंग देखने को मिल सकता है और चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर कंप्लीट हो रहा है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका नोट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फीचर के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डायग्नोसिस पार्ट। तो डायग्नोसिस में आपको देखना है कि पहले तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो जब इसका हम लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक मिनट, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या मिलता है? तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में अगर हम लोग बेरियम स्वेलो इसका करेंगे तो बेरियम स्वेलो में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपीयरेंस मिलता है जिसको हम लोग रैट टेल अपीयरेंस बोलते हैं। तो रैट टेल अपीयरेंस अगर पूछा जाए आपको एमसीक्यू में रैट टेल अपीयरेंस कहाँ मिलता है तो आप एडिनोकार्सिनोमा मार सकते हैं। तो बेरियम स्वेलो करेंगे तो रैट टेल अपीयरेंस मिलेगा। अब रैट टेल अपीयरेंस कैसा हो रहा है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, वैसा दिखता है अगर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में। दूसरा हम लोग आपका एंडोस्कोपी कर सकते हैं, और एंडोस्कोपी करने के बाद बायोप्सी कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी जब आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या? एंडोस्कोपी करने के बाद जो आपका ग्रॉस फीचर था, दैट इज फ्लैट रेस्ड पैचेस, तो वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। वही अगर उसका बायोप्सी करेंगे और उसका फिर हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक फीचर जो आपको पहले बताएं, जैसे कि आपको ग्लैंड फॉर्मेशन, एल्सियन ब्लू स्टेन पॉजिटिव रहेगा, सिग्नेट रिंग सेल देखने को मिलेगा। तो ये सब फीचर्स आपको बायोप्सी और हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन करने के बाद दिखेगा। तो अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी हम लोग करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का क्या काम है? इसको हम लोग ट्यूमर डेथ और स्टेजिंग क्या हुआ है, किस स्टेज पे डायग्नोसिस हो रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एडिनोकार्सिनोमा यहाँ पे खत्म होता है, बट इसके साथ आप कुछ एमसीक्यू के लिए दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है मोस्ट कॉमन बिनाइन लेजन इसोफेगस का क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर या लेजन ऑफ इसोफेगस जो होता है वो लियोमायोमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी क्या होता है इसोफेगस का? तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है वो मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू एडिनोकार्सिनोमा। तो आपको अगर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ इसोफेगस पूछा जाए तो आप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मारिएगा, ना कि एडिनोकार्सिनोमा।
देन एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, एल्सियन ब्लू स्टेन यूज करते हैं म्यूकस के लिए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द वीडियो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. If you like the video, don't forget to subscribe the channel as it will give us motivation to make more such videos. Thank you. Have a nice day.